नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है जिसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स के ऊपर और कैलकुलेशन करते हैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की। तो जी वो है हमारे पास ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ सिंपली क्या है कि जी हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर जो आपकी बैटरी का वोल्टेज है V और जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अगर सिस्टम की और सर्किट की जो है फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। अब फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि जी फिजिकली कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, उसकी शेप सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसी फिजिकली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर्किट पे तो हमेशा V जो है वो I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको यहाँ पर हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा डिपेंड करेगी हमारे मटेरियल की नेचर पे, इसके अलावा उसकी डिमेंशन पे यानी कि उसकी शेप पे और जो फिजिकल स्टेट है कि जी आपने प्रेशर कितना मेंटेन किया हुआ है, आपने टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। अब रेजिस्टेंस खुद है क्या चीज़? रेजिस्टेंस जो है इन जनरल वो मेजर ऑफ ऑपोजिशन है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, यानी कि अगर किसी चीज़ पे से करंट फ्लो कर रहा है यानी कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उन्हें कितनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है अपने फ्लो में, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आपने जो है वो मेटालिक में देखा कि मेटल के अंदर देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उन्हें जो है वो एटम्स के जो रीजन्स हैं उनके पर्टिकुलर रीजन्स में से फ्लो करना पड़ता है और वो वहाँ पे टकराते हैं, कोलिजन्स होता है और वो जो कोलिजन है वही इन जनरल जो है वो रेजिस्टेंस को हमारे पास यहाँ पे करस्पॉन्ड करता है। अब हमारे जो मटेरियल्स हैं वो दो तरह के हैं, जो है कुछ ओहमिक मटेरियल्स हैं यानी कि उनके लिए हमारे पास ओहम्स लॉ होल्ड करता है और कुछ जो है वो हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। अब जो ओहमिक मटेरियल्स हैं उनमें अगर आप देखें तो हमेशा करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है, करंट हमारे पास वाई एक्सिस पे है, वोल्टेज जो है हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अगर इनका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आए तो हम कहेंगे कि जी हमारी जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और हमारा जो डिवाइस है हमारी वो ओहमिक है। लेकिन अगर हमारा जो ग्राफ है I और V के दरमियान वो स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि किसी भी वजह से कर्व आ जाए या उसमें बैंड आ जाए तो हम ये कहेंगे ये जो डिवाइस है इसमें करंट और V के दरमियान जो है यानी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और ये हमारी डिवाइस जो है ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। जैसे कि फिलामेंट और डायोड के लिए हमारे पास जो ग्राफ हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहते, इस वजह से हमारे जो फिलामेंट और डायोड हैं ये दोनों जो हैं ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। अब अगर हम मुख्तलिफ रेजिस्टेंस को कम्बिनेशन में यूज़ करें, जैसे कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में कंबाइन है कि जी हमारे जो रेजिस्टेंस है वो R1 बिल्कुल साथ ही जो है वो हमारे पास R2 है और इसी तरह से हैंड बाय हैंड जो है नेक्स्ट हमारे पास R3 है। और आप अगर इनकी नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली हम क्या करेंगे जी हम तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारा करंट है वो सीरीज़ में हमेशा सेम रहता है यानी कि R1 में से भी I करंट फ्लो करेगा, R2 में से भी I करंट फ्लो करेगा, R3 में से भी I करंट फ्लो करेगा। जबकि जो वोल्टेज है सीरीज केस के अंदर हमेशा डिवाइड होगा यानी कि R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 होगा, R2 के क्रॉस V2 होगा और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास V3 होगा। जबकि जो पैरेलल सर्किट्स हैं जिसमें हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो आमने सामने है, देन हमारे पास जो है आप देख सकते हैं जी R1 है, R2 है और R3 है और करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट है ये जब जंक्शन A पे पहुंचेगा तो A से ये डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में, I1 यानी कि जो R1 में से पास करेगा, I2 जो R2 में से पास करेगा, I3 जो R3 में से पास करेगा। लेकिन जो वोल्टेज है इन तीनों के क्रॉस वो हमेशा सेम होगा पैरेलल सर्किट में। और अगर आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा हम रेसिप्रोकल्स को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है। रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी, अब ये रेजिस्टिविटी क्या है जी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वायर है जिसकी लेंथ है जी हमारे पास L और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो इस वायर है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी।
अब अगर आप इस जो है प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिससे हमारे पास रिलेशन बन जाता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। अब यहाँ पे जो रो है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मेटल की जो है उसकी नेचर और उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। यानी कि है तो ये कांस्टेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट है। जैसे इसकी आयरन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, किसी भी किस्म की आयरन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, इस तरह से कॉपर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, और जितने भी किस्म के कॉपर आप यूज़ करेंगे, कॉपर वायर यूज़ करेंगे, उसके सब के लिए रेजिस्टिविटी जो है ये कांस्टेंट है। लेकिन आयरन के लिए और है, कॉपर के लिए मुख्तलिफ है। यानी कि नेचर अगर चेंज हो जाएगी हमारे पास वायर की तो रेजिस्टिविटी जो है वो वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है। अब जी ये रेजिस्टिविटी है क्या चीज़? तो अगर आप यहीं से देखें तो अगर रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये जो वायर है इसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम कितना हो गया जी इस वायर का? 1 मीटर क्यूब। तो जी अगर आप यहाँ पे L की जगह 1 और A की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाएगी रो यानी कि डेंसिटी की। यानी कि हम ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी वायर के 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। 1 मीटर क्यूब जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब रेजिस्टिविटी के अलावा हमारे पास जो है और रेजिस्टेंस के अलावा हम दो और टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं जिसको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कहते हैं। अब कंडक्टेंस जो है वो इन जनरल हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्स है, जबकि जो कंडक्टिविटी है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है। और जो ऐसा यूनिट है हमारे पास कंडक्टेंस का वो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MHO से या MHO, और इसका जो एक और यूनिट जो कंडक्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है वो है जी हमारे पास साइमंस। इन जनरल इनके जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो इन्वर्स से कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी कि अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो कंडक्टेंस का जो है वो 1/ओहम जो है वो होगा। इसी तरह से अगर जो है वो रेजिस्टिविटी का आप यूनिट कंडक्टिविटी का यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो रेजिस्टिविटी का यूनिट का जो है वो इन्वर्स होगा। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास कि जी अगर टेम्परेचर वेरी किया जाए तो क्या इस टेम्परेचर की वेरिएशन से मटेरियल की कंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? तो जी मेटल्स के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो एटम्स हैं जिनमें से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्लो कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो क्या हमारा जो सॉलिड है उसमें जो एटम्स हैं क्या वो हमेशा रेस्ट पे होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो एटम्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए यानी कि अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कर रहे होते हैं उस मटीरियल के अंदर। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वो जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है उस पर्टिकुलर एटम का वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब वो जब वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो वो जो एरिया है जिस एरिया के अंदर कोलिजन होना था इलेक्ट्रॉन का और उस एटम का वो बढ़ गया। पहले जो है हमारे पास नियरली एटम्स जो है वो रेस्ट पे थे यानी कि वो वाइब्रेट कर रहे थे लेकिन उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर की वजह से हमारे पास उनकी एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ गई। अब वो जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे और फ्लो करने नहीं देंगे। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जी टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलिजन क्रॉस सेक्शन जो है वो एटम का इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि जिस रीजन के अंदर उस एटम ने इलेक्ट्रॉन से टकराना है वो बढ़ गया है। तो क्या होगा जी वो ज़्यादा टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा तो हम ये कहेंगे कि जी रेजिस्टेंस बढ़ गई है और कंडक्टेंस जो है वो कम हो गई है। अब इस टेम्परेचर के इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं जी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारे पास इक्वल होता है जी RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू टी के। यहाँ पे T जो है वो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर को कोरिस्पॉन्ड करता है। और अगेन हम इसको जो है केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 273 को ऐड करते हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आ जाता है जी रिलेशन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर
अगर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाएगी तो अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि RT माइनस R नॉट जो है ये रेजिस्टेंस है 0 सेंटीग्रेड पे, और RT जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है सर्टेन टेम्परेचर पे। तो अगर RT ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है जी, अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, और अगर RT कम होगी तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव होगा। हमारे पास जो है एक बुक में एक चार्ट है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, उनकी कंडक्टिविटी और उनकी रेजिस्टिविटी के साथ दिए गए हैं। अगर आप उसमें देखें तो जिन एलिमेंट्स के लिए हमारे पास अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है वो इन जनरल मेटल्स हैं, यानी कि मेटल्स के लिए टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टेंस कम हो जाती है। जबकि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका ताल्लुक स्पेसिफिकली 4th ग्रुप के साथ है, जिसमें हमारे पास कार्बन शामिल है, सिलिकॉन शामिल है और जर्मेनियम शामिल है, इनके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि जी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके लिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो आसान हो जाता है। कुछ MCQs हैं जी इससे रिलेटेड कि दी रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज कांस्टेंट नॉन एज डैश ऑफ द कंडक्टर। जो रेशियो है करंट और वोल्टेज की उसे हम क्या कहेंगे, तो जी V इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग जो है अगर आप देखें तो V वोल्टेज डिवाइड बाय करंट जो है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप देखें करंट डिवाइड बाय वोल्टेज क्या है तो वो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, जिसको हम क्या कहेंगे जी, वो है जी हमारे पास कंडक्टेंस। C ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी कि अगर 20 ओम जो है एक रेजिस्टेंस और 60 ओम जो है कोई दूसरी रेजिस्टेंस जो है आप कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, और वोल्टेज जो है वो 20 ओम के क्रॉस जो है वो 80 है, देन आपने डिफाइन करना है वो करंट जो 60 ओम में से पास कर रहा होगा। अब 20 ओम और 60 ओम जो है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इसका मतलब है करंट सेम होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। अब अगर आप सिर्फ 20 ओम के अक्रॉस जो है करंट निकाल लेते हैं तो वही करंट जो है वो 60 ओम के अक्रॉस भी होगा। तो करंट निकालने के लिए अक्रॉस 20 ओम हम क्या करेंगे, V इक्वल टू IR, तो हम वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस पे तो हमारे पास करंट आ जाता है 4 एम्पेयर। अब ये जो 4 एम्पेयर है ये 20 ओम के क्रॉस है, लेकिन से यही सेम करंट जो है वो 60 ओम के क्रॉस भी होगा, तो इसका B ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है।